हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय राजपुरोहित। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 20, 21 एंड 22 की। अभी तक हमने कंप्लीट एक क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट का 6 क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट था, उसका 1 पार्ट देख लिया है, वो था राइट टू इक्वालिटी। एंड दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं राइट टू फ्रीडम। सो राइट टू फ्रीडम कहां से है? राइट टू फ्रीडम देखने के लिए हमको बेसिकली आर्टिकल 9 राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22 है। सो 19 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, उसको हमने कल देख लिया। आर्टिकल 19 जिसमें डेमोक्रेटिक राइट्स है सारे। सो आर्टिकल 19 हमने पिछले, किसी को देखना है समझना है तो आर्टिकल 19 का पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। सो आर्टिकल 19 वी हैव कंप्लीटेड। टुडे विल कंप्लीट द राइट टू फ्रीडम, और 19 we already completed. So today we will complete article 20, 21 and 22. So these are very basic article, and we try to sum up these article in limited time period. So protection, article 20, what article 20 is saying: protection in respect of the conviction for the offenses. आप एक आदमी है जो कि कन्विक्ट होने जा रहा है, दैट मीन्स हु आर द अक्यूज्ड। सो वन पर्सन हु आर अक्यूज्ड ऑफ एनी क्राइम, दैट ऑल्सो हैव 3 safeguards. So being an accused doesn't mean that he is convicted. So he has some rights also. So person who are accused of any crime has a 3 kind of safeguards under the article 20. So article 20 क्या है? Protection in respect of the conviction for the offenses. ये ध्यान रखना, आर्टिकल 20 और 22 में कंफ्यूजन होता है। सो आप हमेशा ध्यान रखना कि प्रोटेक्शन ऑफ, जब क्राइम करने से पहले, कन्विक्शन से पहले की जो स्टेज है उसमें होता है आर्टिकल 20, और आर्टिकल 20 होता है वो अरेस्ट वाली फेज के लिए होता है, 22 होता है वो अरेस्ट वाली फेज के लिए होता है। आर्टिकल 20 है अरेस्ट से पहले की क्या क्या आपको, सो 20 पहले आता है। सो अरेस्ट से पहले आपको क्या क्या सेफगार्ड है। सो पहला सेफगार्ड है आर्टिकल 20 क्लॉज 1, उसमें दिया गया एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब होता है रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, इसको रेट्रोस्पेक्टिव भी कहते हैं। सो पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब होता है नो कन्विक्शन विदाउट लॉ इन फोर्स। सो इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं कि आपके पास में बेस्ट एग्जांपल है निर्भया केस। निर्भया केस 2016 में हुआ था, जो दिल्ली गैंगरेप केस था। तो उसमें जो लोग पकड़े गए थे उनको फांसी लगाने की डिमांड हुई चारों तरफ से, और गवर्नमेंट पे बहुत भारी प्रेशर था, एंड जुडिशरी was also looking कि इनको हार्ड पनिशमेंट दिया जाए। So these people were on that time there were no law to give the death punishment to anybody who are accused or who convict in the rape. उस टाइम में 20 years का imprisonment था, बट डेथ पेनल्टी नहीं थी। तो बहुत भारी इशू हुआ था, एंड उसका अब उसी टाइम में फिर डेथ पेनल्टी के लॉस आए। बट अब एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब है कि आज अगर कोई क्राइम हुआ है और आज अगर कोई लॉ इन्फोर्स नहीं है, तो क्रिमिनल लॉ आप बैक में जाके उसको नहीं बना सकते कि आज इसने किया कल हम लॉ बनाएंगे कि जो जिसने आज जो भी किया है। यानी निर्भया केस में 2016 में रेप केस हुआ, एक क्राइम हुआ, हीनियस क्राइम हुआ, उसके अगेंस्ट में जाके 2017-18 में जाके आपने अगर लाइफ कैपिटल पनिशमेंट का आपने लॉ बनाया तो वो अप्लाई नहीं होगा 2016 में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहना है कि क्रिमिनल लॉ है वो एक्स पोस्ट फैक्टो नहीं बनाया जा सकता। सो उनको फिर आपका क्वेश्चन होगा कि उनको डेथ सेंटेंस तो फिर भी हुआ था, उनको डेथ सेंटेंस हुआ था
मर्डर के केस में उन्होंने उस क्राइम में मर्डर भी हुआ था। सो बेसिकली उनका डेथ सेंटेंस था और भी और बहुत सारी चीज़ें थी, बट बेसिकली वो उन्होंने मर्डर किया था। सो ये आपके लिए एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ को समझने का बेस्ट एग्जांपल है। बट यहाँ पे मैं आपको हर एक सेफ गार्ड में एक्सेप्शन बताऊंगा। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि ये आपको एक्स पोस्ट फैक्टो है वो डिटेन, जो भी डिटेन होता है, सच प्रोटेक्शन कैन नॉट बी क्लेम्ड इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन, अगर कोई क्राइम होने से पहले डिटेन कर लिया गया और देन लॉ बनाया गया, तो उसमें ये एक्स पोस्ट फैक्टो नहीं लगता। दूसरा, सिविल लॉ एक्स पोस्ट फैक्टो बनाया जा सकता है, जैसे कि बहुत सारे होते हैं, इनकम टैक्स के लॉ है, शादी के भी सिविल लॉस है। सो सिविल लॉस है वो आपके क्रिमिनल लॉस एक्स पोस्ट फैक्टो नहीं हो सकते, सिविल लॉस एक्स पोस्ट फैक्टो हो सकते हैं। ओके, सो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 एक्स पोस्ट फैक्टो, क्लॉज 2 डबल जिपार्डी। डबल जिपार्डी का मतलब क्या है? बेसिकली कि एक क्राइम के लिए, सेम क्राइम के लिए किसी को डबल सजा नहीं हो सकती। इफ यू मर्डर वन पर्सन एंड दिस इज वेरी क्रूड एग्जांपल अगेन, सो उसके लिए एक ही आदमी को सेम, एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो, एक में डेथ सेंटेंस दे दो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो एक ही क्राइम के लिए दो सजाएं नहीं हो सकती। इट मीन्स दैट no one should be put twice in peril for the same offense। एक ही ऑफेंस के लिए दो बार उसको सजा नहीं हो सकती। अच्छा, इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, दैट विल नॉट काउंट एज ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और पनिशमेंट, दैट विल नॉट काउंट एज ए डबल जिपार्डी। कैसे? अगर किसी ने कोई, फॉर एग्जाम्पल एक IAS ऑफिसर है एंड ही डिड करप्शन इन हिज ऑफिस, सो हिज ऑफिस इंक्वायर्ड अबाउट इट एंड they will fire him from job, and then the case will go in court, and court will also punish in the different way, maybe 2-year jail term, 3-year jail term, or fine in this way. So in this way it's getting double punishment at the department level, at the court level, but it is not called the double jeopardy. Okay, so you should be very aware. It is okay to have the punishment at the department level and punishment at the court level. Okay, Article 20 clause 3. Clause 3 is saying that prohibition against the self incrimination, बहुत important है, self incrimination का prohibition दिया गया है। कैसे? कि आप अपने खिलाफ खुद के विटनेस नहीं होंगे। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, उसको या उसके ऊपर क्राइम का एक्यूज है, सो जनरली आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली ये बात है, पुलिस कैन नॉट फोर्स यू टू से। और अगर किसी ने बोल भी दिया कि हाँ मैंने ये क्राइम किया और बाद में जाके मना भी कर दिया, तो कोर्ट विल नॉट टेक इट एज एन विटनेस। यही होता है जनरली। तो क्या होता क्या है कि पुलिस कैन नॉट फोर्स यू और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कैन नॉट फोर्स यू टू बी विटनेस ऑफ योर ओन क्राइम। सो no person accused of any offense shall be compelled to witness against himself. Means, हाँ, बट अगर इसमें एक्सेप्शन है, अगर आपका कोरोबरेटिव, कोर्ट विल टेक इट, सेल्फ विटनेस टेक इट व्हेन कोरोबरेटिव evidence will be put on there. So if somebody is saying yes he did a murder, and if there is a corroborative evidence available there, murder weapon, on the murder weapon finger of the guys, and circumstantial evidences will there, then if he is saying yes I did in this way,
then court will admit it. And if so, आपने जनरली देखा होगा कि बहुत सारे पॉलिटिशियन कुछ भी कह देते हैं ऑन मंच, एंड इन कोर्ट they will not accept it, and court accept that whatever they want to say in public, but for being self witness in the court, it's required the corroborative evidence. Okay, so nobody accused of any offense shall be compelled to witness against the himself. So these are the three safeguards available in the article 20. Nobody tell you about the exceptions. I told you complete what kind of exception is there. So next is article 21. Article 21 is very, very important. Why? Because article 14, 19 and 21, these three articles as in called as a basic structure articles. Basic structure articles. So basic structure articles, why? Because इन 3 आर्टिकल में कोर्ट ने अपनी जुडिशियल पावर को बहुत एक्सटेंड किया है। हर बार जब कोर्ट कुछ नया वर्डिक्ट और कुछ इनोवेटिव चीज लेके आता है तो इन 3 आर्टिकल में से होती है जनरली। सो 19 और 14 हमने पढ़ लिया है, आज हम 21 भी देख लेते हैं। 21 बेसिकली क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो इसका मतलब क्या है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आदमी की लाइफ या उसकी पर्सनल लिबर्टी है, उसको उससे छीनी नहीं जा सकती। हाँ, अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जैसे कि डेथ सेंटेंस दे दिया गया किसी लॉ के थ्रू, तो उसकी लाइफ ली जा सकती है, उसको डिटेन किया जा सकता है, उसको इम्प्रिजन किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ। विदाउट एनी लॉ नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ। क्या आपको इसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं दिखता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या था? रूल ऑफ लॉ का एक आपका सिद्धांत था। अभी देखिए, अब आज मैं आपको रूल ऑफ लॉ एंड नेचुरल जस्टिस को भी बताऊंगा। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में और रूल ऑफ लॉ में डिफरेंस है। दोनों में 3 प्रिंसिपल है। सो रूल ऑफ लॉ में पहला प्रिंसिपल क्या था कि नो मैन शैल बी पनिश्ड विदाउट वायोलेटिंग ए लॉ एंड दैट शुड बी प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो कोर्ट ऑफ लॉ में एक तो लॉ को वायोलेट नहीं किया है, अगर वायोलेट किया तो उसको प्रूव करना होगा कि लॉ वायोलेट हुआ है कोर्ट ऑफ लॉ में। सो वो उसी का ही आधार बनता है आर्टिकल 21 में। इसीलिए आर्टिकल 21 उसी की तरह दिखता है एंड बहुत सारी फ्रीडम देता है। सो ये तीनों आर्टिकल है, इसमें माइन्यूट फर्क है, बट इनका अगर इनको एक्सपांड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके इनका मैच होता है, एक दूसरे की चीजें मैच होती है। सो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दीज आर्टिकल्स प्रियर टू मेनका गांधी केस। देखो, मेनका गांधी केस आर्टिकल 19 में भी हमने डिस्कस किया था। अगेन मैंने उस टाइम भी बोला था आर्टिकल 21 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेनका गांधी से पहले देखिए, 2 होते हैं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये आपको ध्यान रखना होगा। सो आर्टिकल 21 में एक्सप्लिसिटली प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ दिया हुआ है। सो मेनका गांधी केस से पहले ए.के. गोपालन केस तक, ए.के. गोपालन केस तक सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये एक्सप्लिसिटली है और यही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है। सो उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को नहीं माना था, बट मेनका गांधी केस में उन्होंने आर्टिकल 29 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी माना कि आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ
भी इम्प्लिसिटली प्रेजेंट है। सो उन्होंने बोला कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी इम्प्लिसिटली प्रेजेंट है। दैट इज, सो वो बेसिकली आर्टिकल 21 प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ओनली आपको एग्जीक्यूटिव की आर्बिट्री एक्शन के खिलाफ में सेफगार्ड देता था। बट जब से सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस दिया है, तब लिबर्टी एंड लाइफ की गारंटी अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव एक्शन भी दिया जा रहा है। ये कैसे होता है मैं आपको समझा देता हूं। होता क्या है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ये आपका यूनाइटेड किंगडम में, यूके का, इंग्लैंड का, ये बेसिकली उनके कॉन्स्टिट्यूशन से ओरिजिनेट हुआ है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ बच्चा है किसका, आपका रूल ऑफ लॉ का। सो ये बेसिकली वहीं से आया है। सो प्रोसीजर एस्टैब्लिश लॉ में क्या करता है, कोर्ट किसी का आर्बिट्री अरेस्ट हुआ, समझो एक आदमी अरेस्ट हुआ तो वो आर्टिकल 21 के अंदर में जाएगा कि मेरी पर्सनल लिबर्टी और लाइफ दोनों को थ्रेट है। बेसिकली पर्सनल लिबर्टी है, उसको अरेस्ट कर लिया है तो उसकी लिबर्टी खत्म हो गई। सो कोर्ट में जाएगा। तो कोर्ट क्या करता है, बेसिकली अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ मानेगा कोर्ट, तो पहले कोर्ट चेक करेगा कि उसको अरेस्ट करने का कोई लॉ है। सो अगर वो लॉ प्रेजेंट है तो नेक्स्ट कोर्ट चेक करेगा कि वो लॉ है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि लेजिस्लेचर से पास हुआ लॉ है, यानी लेजिस्लेचर या कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उस लॉ को बनाया है, या ऐसा नहीं है कि जो ऑफिसर इन फील्ड है वही बोल दे कि यही मेरा वचनी शासन है, ऐसा नहीं होगा। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाया हुआ है। तीसरा वो चेक करेंगे रूल एंड प्रोसीजर फॉलो किए गए हैं जब ये लॉ बनाया गया था। ये तीन चीजें प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में चेक की जाएगी। तो ये तीन चीजें क्या है, बेसिकली एग्जीक्यूटिव की पावर है, ये एग्जीक्यूटिव पे चेक रखेगा, एग्जीक्यूटिव पे चेक रख सकता है। सो एग्जीक्यूटिव कोई आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव कोई भी मतलब ऑफिसर इन फील्ड और हु इंप्लीमेंटिंग द लॉ, दैट इज एग्जीक्यूटिव। सो वो कोई भी आर्बिट्रीनेस करे कि लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता फिर भी अरेस्ट कर लिया, या लॉ प्रॉपरली पास नहीं हुआ फिर भी उसके बेसिस पे अरेस्ट कर लिया, लिबर्टी ले ली, लिबर्टी किसी की ब्रीच कर दी, या फिर रूल एंड प्रोसीजर फॉलोड बाय लेजिस्लेचर है, वो रूल एंड प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो ही नहीं किए गए लेजिस्लेचर में जब रूल पास, जो कोई लॉ पास किया गया। अगर इसके अलावा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होती है, उसमें चौथी चीज, ये तीन के बाद में फोर्थ वन आल्सो दे विल सी द लॉ इज फेयर जस्ट एंड रीजनेबल। लॉ के इंटेंट को देखेंगे, लॉ के इंटेंट को भी अगर जुडिशरी, अभी आपने देखा है ना जितने भी लॉ है उसमें अभी जुडिशरी, आज की डेट में जुडिशरी उसके इंटेंट को भी देखती है कि इसका उसका इंटरप्रिटेट करती है, एंड अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की या फंडामेंटल राइट को अब्रीच करता है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर करती है। सो सेम वे, ओके। सो लॉ इज फेयर जस्ट रीजनेबल, then it is due process of law. This due process of law is originated in USA. Okay, so that is due process of law and procedure established by law. You understand? I think you are clear. So after before Maneka Gandhi till A.K. Gopalan case, court were saying in Article 21 only procedure established by law has written, so we only follow the procedure established by law. But after Maneka Gandhi case, court said yes, there is implicit due process of law is also available, so we will check all four things. So before Maneka Gandhi they were used to check only 3, now they are looking for the 4th. So due to 4th one, not only executive, the competent authority who is passing the law, court will see their intent also.
So law is fair, law is just, law is reasonable, then they are seeing in the intent of the competent authority who is passing the law, parliament or state legislature. Okay? हाँ, अब इसके बाद में मैं यहाँ आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी बता देता हूँ. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? देखिए, अभी आपको यहाँ पे मैं क्लियर करवा देता हूँ. पहले वाला आप याद करिए, रूल ऑफ लॉ में भी 3 बेसिक टेनेट थे. पहला क्या था? कोई भी नो मैन कैन बी पनिश्ड, नो मैन शैल बी पनिश्ड विदाउट violating any law, and this to be proved in the court of law. Second, anybody can sue in the court and anybody can be sued. So आप कोर्ट कभी भी कोर्ट में जा सकते हैं और आपको कोर्ट कभी भी बुला सकता है. So everybody is equal before the court without any rank and position. Okay, so 2 हुए. थर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. सो 3 थिंग्स थी इंडिया में रूल ऑफ लॉ के लिए. अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. अभी हम यहां पे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आर्टिकल 21 में भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये दोनों चीजें मिक्स हो रही है. आर्टिकल 14 में भी है, आर्टिकल 21 में भी है. सो वहां पे भी रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ यहां पे भी है. ड्यू प्रोसेस वहां पे भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, यहां पे भी है. सो हम दोनों को चीजों को एक दूसरे से मिला के देख रहे हैं, लिंक कर रहे हैं. ओके, सो नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑल्सो इज सेम लाइक द रूल ऑफ लॉ, बट इसमें ये ऐसा है कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हेल्प करता है. कैसे करता है? ये कोई भी कोर्ट कोई भी डिसीजन ले, वो डिसीजन रीजनेबल हो, उसमें कभी भी कोई भी ऑथोरिटी है हु इज टेकिंग द लॉ डिसीजन, दे शुड बी मिनिमम फॉलो द नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू डोंट नो एनी लॉ, इस वर्ल्ड में लॉ कोई भी लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी या कोई भी लॉ अवेलेबल है, उसको नहीं जानते. बट अगर आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सब जगह पाया जाता है. आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के 3 रूल्स आपको पता होने चाहिए. अगर ये आपको पता है तो उसी के बेसिस पे सारे के सारे लॉस होते हैं. सो क्या है 3 लॉ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के? वहां पे था नो मैन. यहां देखिए, मैन का मतलब ह्यूमन बीइंग है, मैन का मतलब ओनली मैन नहीं है. ये लीगल लैंग्वेज में लिखा गया है. इसका मतलब यही है कि ह्यूमन बीइंग मैन और वुमेन दोनों है. मैन, वुमेन, इवन ट्रांसजेंडर सब है. सो नो मैन शैल बी पनिश्ड विदाउट बीइंग हर्ड. वहां पे था, ये देखिए कैसे कोरिलेशन कर रहा है. यहां पे बिना सुने उसको, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी को भी सजा देनी है तो उसको कोर्ट में प्रूव करना होगा. कोर्ट में प्रूव करने के लिए आपको दोनों को, जो भी पार्टी है उसको सुनना होगा. सो राइट टू बी हर्ड, यानी कि कोर्ट वन साइडेड बिना किसी को सुने हुए डिसीजन नहीं देता. सो देयर इज देयर शुड बी ए हियरिंग फॉर ए पर्सन हु accused of any crime. So no man shall be punished without being heard. Second, no man shall be a judge of his own case. मेरा वचन ही शासक नहीं होगा. यही तो रूल ऑफ लॉ है. तो मैन, कोई भी पर्सन अपने ही केस का जज नहीं हो सकता. क्राइम भी मैं ही करूं, जैसे मोनार्की में होता था ना, वही रूल भी वही करते और डिसीजन भी वही लेते थे. दे आर द जज, जूरी एंड द वर्डिक्ट. सो दैट कैन नॉट बी. सो नो मैन शैल बी ए जज ऑफ हिज ओन केस. भाई मैंने जो किया वो ठीक किया है, सो यू कैन नॉट डिसाइड योर ओन केस. ओके. थर्ड है, एन अथॉरिटी शैल बी एक्ट बोनाफाइड गुड फोर्थ विदाउट एनी बायस. सो कोई भी, अगर आप पंच परमेश्वर सुना है ना, जब आप अथॉरिटी पे होते हो तो बिना बायस के आपको
बोनाफाइड इन गुड फोर्थ में आपको पार्टीज को सुनना होगा, आपको पार्टीज की तरफ पार्टी की कोई भी बायसनेस नहीं रखनी होगी। ओके, सो दीज आर इनहेरेंट इन आर्टिकल 20 एज पर द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 21 में भी इनहेरेंट है, ये आर्टिकल 21 में हमने अभी देखा ऊपर, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हेल्प करते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में डिसीजन दिया था, केस का नाम था वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1986 का केस था। उन्होंने बोला कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ये आर्टिकल 14 में इम्प्लिसिटली पाए जाते हैं। सो ये आर्टिकल 14 में इम्प्लिसिट अवेलेबल है। सो आपको ध्यान रखना होगा, आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि आर्टिकल 21 में भी है बट इम्प्लिसिटली अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तो मोर करेक्टली आर्टिकल 14 में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इम्प्लिसिटली इक्वलिटी बिफोर द लॉ में इम्प्लिसिटली पाए जाते हैं। सो रिमेनिंग पार्ट आर्टिकल 21 में बहुत सारी इंपॉर्टेंट केसेस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में आर्टिकल 21 को एक्सपांड किया, उसकी हेल्प से बहुत सारे केसेस में उन्होंने राइट प्रोवाइड किए। सो मैं आपको समरी दे देता हूं। राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी आर्टिकल 21 में आता है। राइट टू लाइवलीहुड, मुझे आजीविका के लिए कुछ चाहिए तो ये आपका राइट है, राइट टू लाइवलीहुड। मनरेगा का इसी के थ्रू आया है, MG नरेगा का एक्ट है वो यहीं से बना हुआ है, आर्टिकल 21। राइट टू शेल्टर, ये जो शेल्टर हाउस बने होते हैं दिल्ली या आप दूसरी जगह दूसरे शहरों में देखते हैं, सो ये इसी आर्टिकल के थ्रू होते हैं। इस कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था। राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस ये भी अभी इसीलिए कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी कोविड की सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस को हर्ट किया है और बोला है कि ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो बोला था कहीं से चोरी करके लाओ, कहीं से भी लाओ, ऑक्सीजन चाहिए। व्हाट डज इट मीन? दे वर सेइंग ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 21 स्टेट हैज टू प्रोवाइड। ओके, सो आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी में आपका पुट्टास्वामी केस याद रखना, पुट्टास्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंदर में रखा गया। सो अगर टेलीफोन टैपिंग का अभी बहुत सारे केसेस चल रहे थे तो उसमें आर्टिकल 21 लागू होता है। तो राइट टू प्राइवेसी इज आर्टिकल 21। प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजी एंड राइट अगेंस्ट द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल के पोल्यूशन के ये एक MC मेहता साहब थे, उन्होंने चिल्ड्रन राइट और राइट टू एनवायरमेंट पे बहुत सारे केसेस किए थे। तो उनके बेसिस पे राइट टू एनवायरमेंट, राइट अगेंस्ट द एनवायरमेंट पोल्यूशन इज ऑल्सो द राइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बहुत सारा पोल्यूशन होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने EPCA बनाया था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कंट्रोल अथॉरिटी। सो ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था और वो ग्रेडेड प्लान बनाती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कौन से आर्टिकल के थ्रू बनाया? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 की भावना के थ्रू ही NGT बना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना हुआ है। ओके, सो आपको ध्यान रखना होगा आर्टिकल 20 का बहुत वाइडर इंपैक्ट है। अवेलेबल टू सिटीजन, आर्टिकल 21 अवेलेबल है सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए। सो इट इज नॉट लाइक आर्टिकल 15, 16 और 19 विच इज फॉर द ओनली फॉर द सिटीजन। सो इट इज फॉर द सिटीजन और नॉन सिटीजन। इसीलिए रोहिंग्या का केस था कि रोहिंग्या को उनकी लाइफ की थ्रेट है, तो इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला कि एंड सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया आर्टिकल 21 के थ्रू डायरेक्टली कि उनकी लाइफ को थ्रेट है अगर वो उनको वापस रिटर्न कर दिया जाए, उनको उनकी कंट्री में वापस भेज दिया जाए। सो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल ऑफ पोल्यूटर पे फॉर्म द पार्ट ऑफ इट्स। सो पोल्यूटर के ऊपर फाइन्स लगाए जाते हैं, उनसे
एडवांस में पैसे लिए जाते हैं या उनसे कुछ कंपेंसेशन लिया जाता है, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। फिर आपका राइट टू एजुकेशन है, वो 21A, ये भी आपको याद रखना है। 21A के थ्रू आप राइट टू एजुकेशन डिक्लेयर्ड एज ए फंडामेंटल राइट। राइट टू डाई इज नॉट फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। यूथनेशिया का केस आया था, बट उसमें भी बहुत सारी रीजनिंग के बाद में डाई के लिए बोला गया था। बट आपका राइट टू डाई, अगर यू आर कमिटिंग सुसाइड, दैट डजंट, राइट टू लिव इज फंडामेंटल राइट, बट राइट टू लाइव इज नॉट, राइट टू डाई इज नॉट फंडामेंटल राइट। ओके, सो यूथनेशिया का केस है, वो अलग से किसी दिन मैं आपको बता दूंगा। आर्टिकल 22 की बात करें, ओके, आर्टिकल 22 में बेसिकली काफी सारे सेफगार्ड है, बट आर्टिकल 22 याद रखना अरेस्ट एंड डिटेंशन को रोकने के लिए नहीं है। अरेस्ट एंड डिटेंशन में आपको कुछ सेफगार्ड है, वो दिए गए हैं कि कोई अगर आपको अरेस्ट कर रहा है, अरेस्ट किया जा सकता है, बट उस अरेस्ट करने की एक प्रोसीजर हो ना, उसको लेआउट किया डीके बासु केस में सुप्रीम कोर्ट ने। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, राइट टू डिफेंड बाय द लॉयर ऑफ हिज। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने आए, सो ही और सी should inform you as well as people who are belong to you। अगर आपके फैमिली मेंबर वहां पे है, अगर आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाता है, you can ask them कि मुझे मेमो दीजिए। so they have to fill a memo and write in the memo why they are arresting you। so ये आपको बहुत अच्छे से, जब भी कभी भी पुलिस आपको अरेस्ट करती है, you ask them for the memo। in memo they have to write what is the information on which ground they are arresting you। okay, so and then right to be defended by lawyer his or her own choice। आपकी अपनी चॉइस का लॉयर से आप अपने आप को डिफेंड करवा सकते हैं। राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर्स। सो 24 आवर्स से पहले मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ेगा इफ यू अरेस्टेड। सो मेमो में अगर आपने टाइमिंग उससे बात किया एंड ही सेड ही इज अरेस्टेड, यू शुड काउंट फ्रॉम दैट टाइम विद इन 24 आवर्स ही और सी शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट। ये 24 आवर्स है, वह ट्रांजिशनल टाइम में काउंट नहीं होता। अगर एक जगह से दूसरी जगह पे अगर 5 घंटे की दूरी है और मैजिस्ट्रेट और पुलिस स्टेशन के बीच में, सो दीज 5 आवर्स विल नॉट काउंटेड इन द 24 आवर्स। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। सो 24 आवर से ज़्यादा का डिटेंशन भी आपका नहीं होगा। अगर वो कहते हैं कि आपको डिटेन कर लिया गया नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, तो भी आपको उसको मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लगता है। सो दीज राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू एनिमी। ये जो आर्टिकल 22 में जो राइट्स है, वो एनिमी यानी कि एनिमी कंट्री से आया हुआ कोई आदमी या एलियन हो, जो स्पाई हो या कोई टेररिस्ट हो, तो उनको ये राइट नहीं है। ए पर्सन अरेस्टेड एंड डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में है तो उसको भी ये राइट्स नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए क्या राइट्स है वो मैं बेसिकली बता देता हूँ। ए पर्सन कैन बी डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन इफ देयर इज ए सस्पिशन और रीजनेबल प्रोबेबिलिटी of that the person committing some act which is likely to cause harm to the society, endanger the security of the society. Article 22 does not apply in case of the preventive detention. However, there are certain provisions in Article 22 for the protection of such person. So preventive detention में Article 22 नहीं लगता, बट कुछ Article 22 में कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं ऐसे लोगों के लिए। वो है ए पर्सन डिटेन्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ सस्पिशन शैल बी डिटेन्ड फॉर मैक्सिमम 3 मंथ्स। 3 मंथ के लिए वो डिटेन किया जा सकता है। उसके बाद में उसको या तो रिलीज करना पड़ता है या ही और सी शुड बी बिफोर द मैजिस्ट्रेट। द डिटेन पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट द रीजन ऑफ अरेस्ट। वहां पे आपको तुरंत जब अरेस्ट करते हैं तभी बताना पड़ता है। और यहाँ डिटेंशन में
एज सुन एज पॉसिबल बोला है कि इन्फॉर्म किया जाएगा एज सुन एज पॉसिबल. The detained person must have the earliest opportunity to present his case before the authority of law, means magistrate or the court, high court or supreme court. Okay, so this is about the article. This is complete of the right to freedom. And next में हम अगला क्लासिफिकेशन में जाएंगे. So तब तक के लिए वो right against the exploitation है, आर्टिकल 23 24. So तब तक के लिए thank you, and God gives you the prosperity, power, knowledge, and empower you with the thought of sharing these knowledge, prosperity among the larger people. Thank you.